कि जब वो चुनकर पहले प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, 2 दिन के लिए आरक्षण पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। इसमें मैं भी मौजूद था। इंक्लूसिव जो जस्टिस प्रक्रिया हो सके, इसके लिए सरकार ने पहले भी एक प्रयत्न किया था। ऑल इंडिया जुडिशरी बिल लाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था। अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम आती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ ही लोगों तक जुडिशरी सीमित नहीं हो जाएगी। इसमें एससी की भी भागीदारी होगी, एसटी की भी भागीदारी होगी, ओबीसी के लोगों की भी भागीदार होगी। और आरक्षण किसी को पैसादार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। आरक्षण जो मुझे अवसर मिलना चाहिए वो अवसर नहीं मिला था, वो अवसर देना है, उसका नाम है आरक्षण। इस वक्त हम कानपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं अहमदाबाद पश्चिमी के सांसद डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, और ये लोकसभा के पैनलिस्ट भी हैं, एससी एसटी वेलफेयर के चेयरमैन भी हैं। सर, सबसे पहले सर आपका नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। लगातार आप एससी एसटी के संगठन की चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में अक्सर खबर आ रही है, तो क्या प्लान है? मैं बेसिकली अहमदाबाद पश्चिम का सांसद हूँ और मेरा ये तीसरा टर्म है एज ए बतौर सांसद। और मैं जो भारत सरकार की सबसे अहम कमेटियों में से आती है, ऐसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मैं पिछले 7 साल से उसका अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आपने बताया, मैं पैनल स्पीकर इन लोकसभा ऑल्सो। तो हम अनुसूचित वर्ग से आते हैं और उनके कल्याण के लिए, चाहे कमेटी के माध्यम से हो या अन्य रास्ते से हो, हम काफ़ी प्रयत्न करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो वेलफेयर कमेटियाँ होती है, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या बैंक्स हो या अन्य कोई हो, तो उनको किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए, वो हमारा गोल रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों को किस प्रकार से न्याय मिले, जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने उनको संविधान में जो अधिकार दिया है, जो आरक्षण नीति दिया है, उसके लिए क्या प्रयत्न किया जाए ताकि उनका न्याय मिले और वो कल्याणकारी उनके जो है वो प्रवृत्ति हो सके। इसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। सर, पावर सेंटर्स की बात होती है मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी के लोग नहीं हैं। तो क्या लगता है कि जब तक उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित ना हो, उसके बिना हमारे उत्थान की बात करना बेईमानी होगी। तो उसके लिए क्या प्रयत्न है? क्योंकि आप लगातार 3 बार से खुद ने बताया सांसद भी रहे हैं, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिना बहुजन समाज के वोट का वो संभव नहीं है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे। और इस बार चूँकि आप यूपी में हैं, तो बहुजन समाज यहाँ की जो एससी एसटी ओबीसी की जो सो कॉल्ड पार्टी कहलाती है, उसके वोट को भी आपने छीना है। तो उनके लिए हमने छीना नहीं है, उन्होंने हमें प्यार से दिया है, हमारे काम के आधार पर दिया। लेकिन सर, राजनीति के इतर हम बात करें, कास्ट एट्रोसिटी सबसे अधिक यूपी में SCRB का आंकड़ा भी है, राजस्थान में NCRB के आंकड़ा के हिसाब से, और गुजरात में भी देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन अभी भी कास्ट को लेके डिस्कोर्स नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, हमारे लोग मारे जाते हैं, मीडिया हमारे साथ नहीं है। जहां हिंदू मुस्लिम की बात होती है वहां मीडिया उस मामले को छालती है, लेकिन जहां हमारे लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं तो सभी मौन हो जाते हैं। बीजेपी में इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, कोई बोल के नहीं आता सामने। एक हाल में मामला आया था, राजेंद्र पाल गौतम जो SC ST वेलफेयर के मिनिस्टर थे, उन्होंने बाबा साहब की बातों को रिपीट किया और उनके सर कलम करने पर 50 लाख का इनाम का भी घोषणा हो गई। सवाल है, जहाँ तक SC ST का सवाल है, SC ST के लोगों के प्रति एक प्रकार का माइंडसेट होता है, वो तो सदियों से है, हमारे जो सदियों से चला आता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का मैं
मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से देश में जो पिछड़े लोग, खास करके एससी एसटी के लोगों के लिए, ओबीसी के लोगों के लिए जिस प्रकार का जो उन्होंने जो किया, उनको न्याय दिलाने का किया, उनको आरक्षण के लिए जो किया, मैं समझता हूँ कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होते तो आज हम आपसे बैठकर बात करने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, उसको पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या पहले अन्य कोई पार्टियां आती थी कांग्रेस जैसी, सभी में ये इश्यू रहते थे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जघन्य अपराध है, इस प्रकार का एट्रोसिटी नहीं होना चाहिए। मगर जो उनको पावर देने का सवाल है, मैं हमारी सरकार की अगर बात करूं तो आई एम चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, और आपको यहाँ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में एक फैसला दिया था, और ये फैसला जो पढ़ाई के क्षेत्र होते हैं, खास करके यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में 200 पॉइंट रोस्टर था, पहले 200 पॉइंट रोस्टर था। इट वाज अकॉर्डिंग टू डीओपीटी नॉर्म्स, 2005 के नॉर्म्स के हिसाब से था। 17 में किसी ने उसको चैलेंज किया, और उसको चैलेंज ऐसा किया कि उस वक्त द यूनिट वाज यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो ये यूनिवर्सिटी के बजाय समबडी आस्क फॉर ए यूनिट एज ए सब्जेक्ट, विषय को यूनिट के लिए, और वहाँ वो उसके फेवर में फैसला आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 200 पॉइंट रोस्टर था वो घटकर 13 पॉइंट रोस्टर आके खड़ा हो गया। तब हम पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, हमने इस विषय को हमने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया था। तो ये जुडिशरी सब जुडिस मैटर हो गया था। हमने इस विषय को उठाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने कहा, और हमने एसएलपी वहाँ लगवाई भारत सरकार की ओर से। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी ये, क्योंकि जो 2017 का जो नोटिफिकेशन हुआ डीओपीटी का, उसमें 200 पॉइंट रोस्टर को कम करके 13 पॉइंट रोस्टर को किया कर दिया था। उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, तो सरकार ने ही सरकार की बात को चैलेंज किया। ये बहुत बड़ी घटना थी। वी लॉस्ट द केस इन सुप्रीम कोर्ट। तब हमने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की, और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, पूरे एससी एसटी समुदाय की ओर से शुक्रगुजार हूँ कि वो 19 में उन्होंने राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का अध्यादेश लाकर जो 13 पॉइंट रोस्टर सिमट गया था, उसको पुनः उनको 200 पॉइंट रोस्टर किया। इतना बड़ा कार्य किया था। और 2019 में जो नई लोकसभा बनी, 17वीं लोकसभा, उसके पहले ही सत्र में उसको पारित करके आज 200 पॉइंट रोस्टर यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में है। ये भारत सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी जी की वजह से। एक सवाल मगर बहुत सारे सवाल है, मगर सभी सवाल हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, मगर हम जितने भी महत्वपूर्ण बात है, हाँ, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं हजारों साल से हम लोग इस चीज़ से फेस करते रहे थे। सर, एक सवाल रहेगा। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, और आपके किरण रिजिजू भी बोल रहे हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि हमारे लोग जज नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, तो जज पे हम आते हैं। तो और आप भी एज ए SC ST वेलफेयर के जो चेयरमैन हैं, उसके तहत क्या लगता है कॉलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए? जहाँ तक हायर जुडिशरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हायर जुडिशरी में अगर आप देखो तो SC ST OBC और गांव के लोगों की प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। और मैं भारत सरकार का, खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि वहाँ भी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कुछ लोगों के लिए होता है, ऐसा लोगों का मानना है। हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, हम न्यायपालिका हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। मगर कुछ ही लोग होते हैं जो SC ST और गांव के लोग और OBC के लोगों की वहाँ बहुत ही नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। सरकार चाहती है कि उसमें उनकी भी भागीदारी हो, ताकि इंक्लूसिव जो जस्टिस प्रक्रिया हो सके। इसके लिए सरकार ने पहले भी एक प्रयत्न किया था, ऑल इंडिया जुडिशरी बिल लाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था।
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और हमने इस बात को एड्रेस भी किया था कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस होती है, आईएएस या आईपीएस, इसी प्रकार इंडियन जुडिशरी सर्विस होनी चाहिए। और इसका कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी डन बाय यूपीएससी ओनली। और ये इंडियन जुडिशरी सर्विस अगर आएगी, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, और हमने इसके लिए कुछ प्रयत्न भी किया है, हमने उसके लिए सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है, और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम आएगा तो रिजर्वेशन नहीं है आजकल हायर जुडिशरी सिस्टम में, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, मगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम आएगा तो ऑटोमेटिकली 15% एससी का और 7.5% एसटी का रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाएगा। और इंडियन जुडिशरी सिस्टम आएगा आईएएस जैसा, और बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में इसका जिक्र किया है, लॉ कमीशन ने भी इसके लिए रिकमेंडेशन किया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए रिकमेंडेशन किया है। अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम आती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ ही लोगों तक जुडिशरी सीमित नहीं हो जाएगी, इसमें एससी की भी भागीदारी होगी, एसटी की भी भागीदारी होगी, ओबीसी के लोगों की भी भागीदार होगी, और गांव के लोगों में प्रतिभा नहीं होते ऐसा नहीं होते हैं, बहुत ही लोग, उन्हें नहीं मिलता, बहुत उनको अवसर नहीं मिलता है, और इसकी वजह से अवसर मिलना। और रिजर्वेशन क्या है? आरक्षण किसी को पैसादार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। आरक्षण जो मुझे अवसर मिलना चाहिए वो अवसर नहीं मिला था, वो अवसर देना है, उसका नाम है आरक्षण। निश्चित तौर पे आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का वो स्कीम नहीं है। हमारी भागीदारिता कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जुडिशियरी में हो, मीडिया में हो, बिजनेस में हो, उसको लेके आरक्षण बाबा साहब ने दिया था। सर सवाल सीधा सा रहेगा, पॉलिटिकल सवाल, चूँकि आप बड़े नेता हैं, तो बीजेपी पर तो ये आरोप लगता रहता है कि सब सिस्टम को, सारे संस्थान को आप प्राइवेट कर रहे हैं, जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण की तो बात ही खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। संविधान रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आरक्षण मेरा खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि कोई प्राइवेट करने का सवाल नहीं है, ये सब गलतफहमी फैला रहे हैं। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, जहाँ तक संविधान का सवाल है, अगर संविधान का सबसे किसी ने ज़्यादा सम्मान दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने दिया है। मुझे पता है कि जब वो चुनकर पहले प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, 2 दिन के लिए आरक्षण पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी, इसमें मैं भी मौजूद था। और उस चर्चा में जिस प्रकार से बात हुई थी, और तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर जो एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद यानी कि प्रधानमंत्री पर जा सकता है, तो इसका किसी को श्रेय जाता है तो देश के संविधान को जाता है, अगर किसी को श्रेय जाता है तो बाबा साहब आम्बेडकर को जाता है। तो ये पॉलिटिकल बातें चलती रहती है, मगर जहाँ तक ये सरकार का सवाल है, दे आर कमिटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST, और संविधान के लिए वो बहुत ही कमिटेड है। सर एक सवाल और पॉलिटिक्स से ही रहेगा। जातीय जनगणना को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। अभी बीएसपी के सांसद ने भी लगातार संसद में, राज्यसभा में आवाज़ उठाया था, लोकसभा में भी आवाज़ उठ रही है। तो एज ए बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे आप जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इश्यू है, और ऐसे इश्यू को मैं एड्रेस करना उचित नहीं समझता हूँ। ये अलग अलग लोग आगे करता रहता है, मगर इंक्लूसिव SC ST के लोगों का कल्याण हो, उनको न्याय मिले, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। एक छोटा सा सवाल सर रहेगा EWS को लेके, चूँकि लगातार आप देख रहे हैं कि EWS का जो कटअप है वो अब OBC से भी कम जा रहा है। तो जो OBC और EWS जो दोनों एक मध्यम वर्गीय के गरीब हो गए, OBC गरीब हो गए जो OBC में आते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि EWS का कटअप नीचे चला जा रहा है, OBC का ऊपर जा रहा है? एक जो सवर्ण जातियां हैं उनका गरीब है EWS, और जो OBC की जातियां हैं जो OBC में आती है, चूँकि OBC में क्रीमी लेयर सेट है, उससे ऊपर वाले सवर्ण हो ही जाते हैं खुद ब खुद। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, अक्सर लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार का जो है दायित्व है, वो जो पिछड़े लोग हैं, जो हाशिया में बैठे हुए लोग हैं, जिनको कोई अवसर नहीं मिला है, ऐसे लोगों को जो है न्याय दिलाने का है। और निश्चित रूप से
इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रायोरिटी पे आता है। जो मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी को भी दिया गया, और अभी भी सरकार ने जो ईबीसी को, जो गरीब लोग हैं, हेलो, उनको दिया है। तो मैं समझता हूँ कि वो गरीब लोगों के लिए किया गया है। इसको पॉलिटिकल दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। और इसमें क्रीमी लेयर है, जबकि एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान हो ही नहीं सकता। बेसिकली दे आर बैकवर्ड सोशियली, तो ये नहीं होता। मगर वो तो भागीदारी ओबीसी को और लेके ईबीसी क्रिमिनल के लिए किसी में होता होना है। नहीं तो चाहिए। वो जैसे भी क्रीमी लेयर से ऊपर चले जाते हैं, दे आर आउट ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे सर हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, बड़े पदों पर पहुंचने की बात करते हैं, तो हमारा सीधा ध्यान स्कूल पे जाता है। क्योंकि हमारा जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो सरकारी स्कूल से ही होके गुजरता है, और उसकी स्थिति पूरे देश में ख़राब है। दो मीडियम का आप जानते हैं कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में है, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जो हिंदी पार्टी, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, यहाँ पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। और अभी मोहन भागवत जी का भी बयान था कि हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होनी चाहिए, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। तो एक बड़ा डिबेट छिड़ रहा है। तो क्या लगता है कि इंग्लिश मीडियम कैमरे से लैस जो हमारी की एजुकेशन सिस्टम जो प्राइमरी में होनी चाहिए, सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई है, वो शिक्षा नीति में इट शुड बी इंक्लूसिव पढ़ाई होना चाहिए। चाहे वो वर्नाक्युलर लोकल लैंग्वेज हो, मतलब हिंदी हो, चाहे तमिलनाडु में तमिल हो, गुजरात में गुजराती हो, तो जो मातृभाषा में पढ़ाई होती है उससे सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अन्य भाषाओं को पढ़ना नहीं है। आपने जो बोला, मैं शायद इससे सहमत नहीं हूँ। पढ़ाई सभी भाषाओं की होनी चाहिए, मगर बेसिकली जो हमारी शिक्षा नीति बनी है उसमें ज़्यादा फोकस मातृभाषा पे दिया गया है। क्योंकि हम जिस भाषा में सोचते हैं वही भाषा में हम ज़्यादा सीख सकते हैं। हेलो, तो मातृभाषा में तो पढ़ाई होनी चाहिए, पर साथ इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, या दूसरी भाषा भी हम पढ़ सकते हैं, तो ये और पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे सर एक लगातार सोलंकी जी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते रहे हैं, और इसलिए मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि भाजपा भी अब एससी एसटी ओबीसी के महत्व को समझने लगी है। 24 में चुनाव है, और लगातार कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जाके लोगों की मुद्दों को उठाना भाजपा ने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। तो दिलचस्प होगा 24 का मुकाबला। एक बार फिर से सर 24 को लेके एक छोटा सा सवाल सर कर ले रहे हैं। 24 में कितनी तैयारी है? क्या लगता है कि नीतीश जी का चेहरा सामने आ रहा है, राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा पे घमासान भी है, कोरोना की भी इनपुट है, तो इन सब को लेके क्या लगता है कि क्या विपक्ष एक हो पाएगा? क्या वो कुछ कोई चुनौती पेश कर पाएगा? ज़्यादातर लोग चुनाव के वक्त पे आके कूद पड़ते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, चाहे चुनाव हो, चाहे, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो चुनाव करने का, जो चुनाव में है, अन्य लोग कई ज्ञाति के आधार पर, जाति के आधार पर करते हैं, दूसरी बातों पर करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम विकास के मुद्दे पर जाते हैं, सबका साथ और सबका विकास को लेके जाते हैं। सबकी उसमें भागीदारी होने के लिए चाहिए, उसका प्रयत्न होना चाहिए, और गुड गवर्नेंस के जरिए हम जाते हैं। तो हमारा जो उनसे कुछ अलग पड़ता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी को आप देखते हो कि पिछले लगातार सभी चुनाव में, चाहे वो 2 बार 14 में और 19 में लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लोगों के आशीर्वाद रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई चुनाव जीतने का कोई मकसद नहीं होता है। जो हमारा ये भी नहीं होता है कि हम जीत कर सरकार बनाए। हम इसलिए जीतना चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो सरकार में रहकर जो हमें जो कर सकते हैं उस अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। नीतीश जी पर सर क्या ख्याल है? बोल रहे हैं 14 में जो आए थे 24 में नहीं आए। किसी एक नेता पर हमें नहीं है, हम अपनी बात पर सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात पर सोचते हैं। सामने कोई भी बड़ा नेता हो, वो अपनी तरफ से काम कर सकता है, मगर हम लोगों के लिए है, इंक्लूसिव है, सबके लिए काम करते हैं, और विकास के मुद्दे पर काम करते हैं। कांग्रेस सर खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, एससी एसटी समाज से आते हैं। क्या लगता है कि एससी एसटी ओबीसी इस बार अगले चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा? नहीं, सभी लोगों का विकास के मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा वही रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत निश्चित रूप से ऐसे एसटी भी आते हैं। निश्चित रूप से अपनी बात को बेबाकी से साफ गोई से रखने के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा के पैनल स्पीकर भी हैं। तो पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।